गहलोत जी को ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो भारत भूमि है ये देव भूमि है, ये पुण्य भूमि है। इसको भगवान राम और कृष्ण की भूमि के नाम से जाना जाता है। न सिर्फ भारत में, दुनिया के लोग भी ये मानकर चलते हैं कि भगवान राम और कृष्ण की धरती भारत है। रही बात तो प्रतिबंध तो कांग्रेस पर लगना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में जितना खून खराबा किया, मुझे नहीं लगता है कि देश की आज़ादी के बाद कोई संगठन, कोई पार्टी उतना खून खराबा किया होगा। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पे कर्नाटक के लोग भी भारत में रहते हैं और वो हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं। तो आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अपने घोषणा पत्र में हनुमान जी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी के भक्तों पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र को बांधने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस तो पहले भी इस तरह के दुस्साहस करने का कार्य कर चुकी है, लेकिन अब ये डूबती हुई जो कांग्रेस है उसमें औकात नहीं है कि वो किसी राष्ट्रवादी संगठन को या राष्ट्रवादी विचारधारा को बैन कर पाए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर बात की जाए कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, तो ज़्यादा खलबली तब मची जब कांग्रेस ने पिछले मंगलवार के दिन अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें कहा कि हम बजरंग दल पीएफआई को बैन करेंगे। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ जहाँ अपनी चुनावी जनसभा की वहाँ पर इस बात का जिक्र किया, जय बजरंग बली के नारे लगाए। लेकिन अब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो इसको लेकर के कह रहे हैं, चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। वो कैसे बजरंग बली जी के नारे लगवा सकते हैं चुनावी जनसभा में? देखिए, पहले तो गहलोत जी को ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो भारत भूमि है ये देव भूमि है, ये पुण्य भूमि है। इसको भगवान राम और कृष्ण की भूमि के नाम से जाना जाता है। न सिर्फ भारत में, दुनिया के लोग भी ये मानकर चलते हैं कि भगवान राम और कृष्ण की धरती भारत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग ये आज से कार्य नहीं कर रहे हैं, पहले भी कांग्रेस के लोग ऐसा कार्य करते रहे होंगे। ऐसे भगवान जो सभी के भगवान हैं, जो ईश हैं, जगदीश हैं, जो जिनको सनातन परंपरा के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, उनको ये मानेंगे नहीं, कहेंगे कि भगवान राम की तो सत्ता ही नहीं है। जिनके खिलाफ 8-8 वकील खड़ा कर देंगे कि भगवान राम का मंदिर न बनने पाए। एक कोरोना कालखंड आता है, उसमें जब सभी लोग एक चार दीवारी में बंद रहते हैं, वैसे में जब रामायण जैसा धारावाहिक दिखाया जाता है तो उसको भी बंद कराने की बात करते हैं कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अरे भाई, जो लोग भारत के हैं, जो इस पुण्य भूमि में रहते हैं, जो राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, वो सभी भगवान राम को मानते हों, सभी हनुमान जी को मानते हैं। क्योंकि भारत के रहने वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, वो सबका भारत है और सबके भगवान हैं। भगवान अलग अलग हो सकते हैं, राम रहीम को कोई मान सकता है, लेकिन इससे ये कैसे आप नहीं मान सकते हैं कि भगवान राम और हनुमान, वो भारत के लोग उनको नहीं मानेंगे? ये तो कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए और कांग्रेस को सोचना चाहिए। रही बात तो प्रतिबंध तो कांग्रेस पर लगना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में जितना खून खराबा किया, मुझे नहीं लगता है कि देश की आज़ादी के बाद कोई संगठन, कोई पार्टी उतना खून खराबा किया होगा। शुरू में जब देश का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे का आधार एक तो कांग्रेस बनती है, दूसरे जिन्ना बनते हैं। मुझे लगता है कि अगर भारत में किसी का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस के नाते लगभग 40 लाख हिंदू और मुसलमानों की हत्या हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस के नाते सिखों की हत्या हो जाती है जब बड़ा पेड़ गिरता है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पे कर्नाटक के लोग भी भारत में रहते हैं और वो हनुमान जी के सेवक हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं। तो आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अपने घोषणा पत्र में हनुमान जी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी के भक्तों पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र को बांधने का कार्य कर रहे हैं। भारत की पहचान ही भगवान राम और हनुमान से है। अगर उनको आप बांधने का कार्य कर रहे हैं, मतलब राष्ट्र को बांधने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या, पूरा देश इसके खिलाफ है जो आपके घोषणा पत्र में है। मुझे लगता है कि आपको चिंता करनी चाहिए और आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसी बीच जो ये बातें उठ रही हैं, पीएम के चुनाव प्रचार पर रोक की बात अशोक गहलोत कर रहे हैं। कर्नाटक जो कांग्रेस इकाई है
उनको जो है चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है, आचार संहिता का उल्लंघन जो किया गया, जो विज्ञापन उन्होंने निकाले, तो एक तरफ जो खुद जो यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, नोटिस मिल रहा है, आज शाम तक जवाब भी देना है, दूसरी तरफ वो पीएम के चुनावी कैंपेन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि इनके जो सबसे बड़े नेता जिसको ये लोग मानते हैं, राहुल गांधी जी को, वो भी कई बार हमारी एजेंसियों के सामने, संवैधानिक संस्थाओं के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने माफ़ी मांग चुके हैं। चूँकि इन लोगों की आदत बन गई है कि पहले कुछ भी कहिए, देश को बदनाम करिए, भारत को बदनाम करिए, राष्ट्र को बदनाम करिए और उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए। तो जब ऐसे कार्य आप करेंगे बिना तथ्य के, अगर किसी एजेंसी, किसी संस्था या देश को बदनाम करने का कार्य करेंगे, निश्चित तौर पे आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए और माफ़ी मांगनी पड़ती भी है। माफ़ी मांगते, और मैं कहूँगा कि देखिए, अगर कोई भी विषय हो, उस विषय की प्रासंगिकता कहाँ पे बात उठाने में है, जब आपको नहीं जानकारी है, तो इसी का नाम कांग्रेस है। भारत में अगर कोई बात होती है, हाउस चल रहा होता है, आप उसमें उस बात को न उठाकर विदेश में जाके बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में फला धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। ऐसे चीज़ों को करने वाले कांग्रेस पार्टी का मैं आपके चैनल के माध्यम से भूर निंदा करता हूं। और कर्नाटक की जनता एक समझदार जनता है। 75% साक्षरता वाला प्रदेश कर्नाटक है, जहां केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, सब लोग लाभान्वित हुए हैं। वहां 10 लाख ऐसे आवास दिए गए हैं गरीबों को, 5 लाख मछुआरों को आवास दिए गए हैं, 7 लाख और आवास दिए गए, बहुत सारे रोजगार सृजित किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। मेट्रो के कार्य हो रहे हैं, वहाँ पे एक्सप्रेसवे का कार्य हो रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े लगभग 24,000 करोड़ की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा अभी ले आई गई थी। तो जब हम इस तरह के कार्य करेंगे, गरीब को क्या चाहिए? आवास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कर्नाटक के लोगों को मिला है, उसमें बिजली चाहिए, वो बिजली देने का कार्य अगर पूरे देश में हुआ है तो कर्नाटक में भी हुआ। और गरीब अगर बीमार पड़ता है तो उसको दवा कराने का कार्य कर्नाटक में भी हुआ है। और आज किसान सम्मान निधि जो पूरे देश में दिया जा रहा है, वो कर्नाटक में भी दिया जा रहा है। इस तरह के कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है तो कर्नाटक के लोग, आप देख रहे होंगे, कल भी प्रधानमंत्री जी का 26 किलोमीटर की जो यात्रा थी, आज भी लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा। अपार जन समूह, जो समय होता है बहुत कीमती होता है, खास करके ऐसे बेल्ट में जहां लोग अपने कार्यों पे जाते हैं। अपने कार्यों को बंद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूल माला बरसा रहे हैं। ये क्या कहता है? एक आत्मीयता दर्शाती है कि वो लोग ये मानते हैं कि इस समय भारत देश जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता है और देश और दुनिया में नाम कर रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाते 104 सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाते कर्नाटक या देश के लोग यूक्रेन में फंस जाते हैं, अफगानिस्तान में फंस जाते हैं, दुनिया के किसी भी देशों में फंस जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के नाते वो भारत ध्वज को हाथ में लेकर आते हैं। ऐसा भारत, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था वो निचले स्तर को जा रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग जाना चाहते हैं, चूँकि वो मान के चल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, एक कहावत है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जनता के सेवा के लिए जनसेवक के रूप में हम लोगों को मिले हुए हैं, उसे कर्नाटक और देश और प्रदेश की जनता अपना के रखना चाहती है, अपना बना के रखना चाहती है। और आप देखेंगे इस बार के चुनाव में भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुंदर कमल खिलने जा रहा है। यही जो आपने एक छोटा सा कमेंट इस पर लेना चाहूँगा, जो जिक्र किया आज 10 किलोमीटर का रोड शो, कल 26 किलोमीटर का रोड शो, तमाम कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री को खुद जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए। एक छोटा सा कमेंट क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए प्रधानमंत्री मतलब कोई ऐसा चीज़ होगा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम जनसेवक हैं, और यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो अपने देवतुल्य जनता के बीच में हमेशा रहता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, और सभी चुनाव में, न सिर्फ कर्नाटक के चुनाव में, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाता है, सभी चुनाव में वो अंत्योदय की परिकल्पना को जो पूरा किए रहते हैं, जो देश और प्रदेश के खुशहाली और विकास के लिए कार्य करते हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं, उसको बताते हैं, अपना बनाने का कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे सुंदर नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको और आगे बढ़ाते हुए विकास, विश्वास और प्रयास की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार जहाँ जहाँ पे भी होती है, हम वहाँ विकास के कार्य करते हैं और लोगों को ये विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए
आप और ज़्यादा विकास होगा। और हम सिर्फ कहते नहीं है, 370 समाप्त करके भी दिखाने का कार्य किए। आज भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं कि आज जो भी योजनाएं आ रही हैं वो भी कोई क्षेत्र धर्म बड़ वर्ग देखकर नहीं आ रही है। तो निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में जाएंगे, 24 घंटे जनता के लिए कार्य करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनों को जनसेवक के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो कांग्रेस के लोगों को दर्द होगा, क्योंकि वो तो राजकुमार की पार्टी है, वो जनता के बीच में तो जाते नहीं है। उनके लिए तो एक राज सिंहासन होता है, उस राज सिंहासन के इर्द गिर्द रहते हैं। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी चुनाव में, आप गुजरात का चुनाव देख लीजिए, उसके पहले उत्तराखंड का चुनाव हुआ, नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, सभी जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने वरिष्ठ गण होते हैं वो सभी जनता के बीच में रहते हैं और जाते हैं। एक आखिरी कमेंट छोटा सा उसी अशोक गहलोत की बात पर मैं आपको ले आना चाहूँगा, जो उन्होंने वाकया दिया मीडिया में आकर के। तो राजस्थान में उसके असर के बारे में पूछा गया कि राजस्थान में क्या असर है, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि बजरंग दल को बैन करेंगे, तो उसको लेकर के अशोक गहलोत का कमेंट सामने आया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, उस संगठन वो एक्टिविटीज़ क्या करता है उसके हिसाब से जो है सरकार कार्रवाई करती है। देखिए, कांग्रेस तो पहले भी इस तरह के दुस्साहस करने का कार्य कर चुकी है, लेकिन अब ये डूबती हुई जो कांग्रेस है उसमें औकात नहीं है कि वो किसी राष्ट्रवादी संगठन को या राष्ट्रवादी विचारधारा को बैन कर पाए, क्योंकि उसकी ताकत को घटाकर और आभार इस देश की और प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूत बना दी और आगे भी इतनी मजबूत बनाएगी कि ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ सोचते हैं, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ सोचते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कभी उनका सूर्य उदय हो पाएगा। क्योंकि भारत में जो लोग रहते हैं, इस पुण्य भूमि और देवभूमि में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मुगल शासक हुए, ऐसे बहुत सारे विदेशी शासक हुए जो हमारी संस्कृति को, हमारे धरोहर को, हमारी विचारधारा को खंडित करने का और मिटाने का कार्य किए। बीच बीच में कांग्रेस ने भी कई बार आरएसएस पे भी प्रतिबंध लगाने का कार्य किया, लेकिन क्या हुआ? मुझे लगता है कि आप देखेंगे, एक बहुत पहले रावण भी हनुमान जी को बांधने का दुस्साहस किया था, पूरी लंका जलकर खाक हो गई। और आज इस तरह से कांग्रेस ने हनुमान जी को अपमानित करने का कार्य किया है, हनुमान जी के भक्तों पे प्रतिबंध लगाने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस रूपी जो लंका है ये भी बहुत जल्दी ही जलकर खाक हो जाएगी। तो ये आपने सुना हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह, जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया। जो अशोक गहलोत एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार पर रोक लगाई जाए चुनाव आयोग से, दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि चुनाव आयोग ने उस विज्ञापन को लेकर, जिसने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया कर्नाटक में, कर्नाटक कांग्रेस इकाई को नोटिस भी दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और तीसरी अहम बात इस समय यही कि जब से घोषणा पत्र में अंजनी पुत्र हनुमान जी का जिक्र आया है, बजरंग बली का जिक्र आया है, तब से जो ओपिनियन पोल पहले जो दिखा रहा था कि बीजेपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, सीटें कम हो सकती हैं, तब से ये जो है उल्टा जो है वो रिवर्स गियर शुरू हो गया है। और अब जो है तमाम ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए कर्नाटक में नजर आ रहे हैं।